बनारस विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष आचार्य चूड़ामणि प्राचीन परंपरा के संरचनावादी समीक्षक थे। मनु महाराज के वर्ण विभाजन और स्त्री संबंधी आग्रह आदि में उनकी अटूट आस्था थी। अनेक विश्वविद्यालयों की पाठ्यक्रम समिति के प्रभावी सदस्य, थीसिसों के परीक्षक, हिंदी के प्रसार और विकास के लिए स्थापित अनेक संस्थाओं के संरक्षक और खुद अपने विश्वविद्यालय में डीन ऑफ स्टूडेंट्स जैसे महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेवारियां संभाले हुए व्यस्त रहा करते थे। एक कैबिनेट मंत्री की थीसिस उन्होंने खुद लिखाई थी। शहर के मेयर और शराब के ठेकेदार मनोहर जायसवाल की पुत्रवधू उन्हीं के निर्देशन में शोध कर रही थी। उनका व्यक्तित्व एक ऐसे वटवृक्ष की तरह था जिसने अपनी मूल जमीन की सारी उर्वरा शक्ति को सोखकर उसे बंध्या कर दिया था, जिसके कोठरों में सांप, चमगादड़, नेवले और गिरगिट सुख चैन से रह रहे थे, जिसकी उन्नत शाखाओं पर बैठे गिद्ध हर क्षण मृत्यु की टोह में दूर टकटकी लगाए रहते। विश्वविद्यालय में नियम था कि कोई प्रोफेसर 2 साल से ज्यादा विभागाध्यक्ष के पद पर नहीं रहेगा, लेकिन आचार्य चूड़ामणि के दरबार में सारे नियम कानून पायदान की तरह बिछे रहते। कीचड़ और गंदगी पोंछने के काम आते थे सारे नियम और कानून। सुबह बनारस पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर हो या ठठेरी बाजार की संकरी गलियों में चाहे जहां हो, उसके अस्त का उत्सव आचार्य चूड़ामणि के दरबार में ही धूमधाम से संपन्न होता। आरएसएस और विद्यार्थी परिषद के नेता जमा होते। विश्वविद्यालय के एक एक विभाग और एक एक व्यक्ति के बारे में वे सारी सूचनाएं सौंपकर मंत्रणादान पाया करते थे। आचार्य उतने बड़े संगठन के गॉडफादर थे। कहा जाता है कि विश्वविद्यालय के उस सिंहपीठ पर रहते हुए चूड़ामणि जी ने कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से गुजरात तक के हिंदी विभागों को अपने प्रभामंडल से आच्छादित कर रखा था। विभागाध्यक्षों और प्रोफेसरों के अलावा नए लेक्चरर और चपरासियों तक की नियुक्ति उन्हीं की मर्जी से होती थी। तेरी सत्ता के बिना है प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं। वे 80 के दशक के प्रारंभिक वर्ष थे। तब ग्लासनोस्त और पेरोस्त्रोइका जैसी घटनाएं सोवियत रूस में नहीं हुई थी। पार्टी हेडक्वार्टर को ध्वस्त करने की सांस्कृतिक क्रांति की अपील का उत्साह था। पद, प्रतिष्ठा, उम्र और अनुभव आदि की दुहाई देकर कौन इतिहास का रास्ता रोक रहा है, उसकी खोज करो। विश्वविद्यालयों में मार्क्सवादी विचारधारा और वामपंथी अश्वमेध का घोड़ा कालिदास, भवभूति, तुलसी और बिहारी के बाद मैथिली शरण गुप्त तक को रौंदता किसी कालातीत सौंदर्य शास्त्र के लिए भागता चला जा रहा था। 80 के दशक के उन शुरुआती वर्षों में आचार्य चूड़ामणि जितना क्षुब्ध, दुखी, उदास और आहत रहा करते थे उतना पहले कभी नहीं। रूखे चेहरे, बड़ी दाढ़ी, धनसी आंखों पर चश्मा लगाए बड़े छोटे का सारा लिहाज छोड़कर बहस करते, सिगरेट पीते इस नई वामपंथी प्रजाति को देखकर वे वाकई बहुत खिन्न रहा करते थे। साम और दाम। एक दिन जब उन्होंने जलेश्वर से कहा कि तुम बहुत योग्य और होनहार लड़के हो तो वह बेशर्मों की तरह हंसने लगा, लेकिन मुझे नौकरी नहीं करनी है और आप मुझे बेवजह दाना डाल रहे हैं। मैं यहाँ पार्टी का काम करने आया हूँ। आप सुन रहे हैं ये कहानी नालंदा पर गिद्ध, लिखा है ए नए लेखक देवेंद्र ने। वह महेश्वर की पार्टी का सक्रिय और उसी का छोटा भाई था। महेश्वर के बारे में किंवदंती थी कि एक बार नेपाल के एक पहाड़ी ढाबे पर जाड़े की सुबह गरम गरम जलेबी और दही खाते हुए वह एक बूढ़े आदमी से बेतरह उलझ गया। बूढ़ा आदमी बार बार कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसे इसका अवसर नहीं मिल रहा था। महेश्वर ने उसे बताया कि थोड़ा गांवों में लोगों के बीच जाकर आप उनके अनुभवों से भी सीखें। बूढ़ा थक-हार कर उठा और चला गया। बाद में ढाबे के नौकर ने बताया कि ये चीन के चेयरमैन माओ त्से-तुंग थे। आगे महेश्वर ने जो कुछ कहा और किया वह किंवदंती में नहीं है। जलेश्वर उसी महेश्वर का छोटा भाई था। दिन में नुक्कड़ नाटक करता, कविताएं रचता और रात भर जागकर शहर की दीवारों पर नारे लिखा करता था। विश्वविद्यालय में उसकी अपनी मंडली थी जो हमेशा चुनौती देती थी। साहित्य, कला,
संस्कृति और इतिहास पर बहस करती थी और अंत में वही करती और कहती थी जो महेश्वर उसे चिट्ठी में लिखकर बताता था। आचार्य चूड़ामणि जी के योग्य शिष्य सुबोध मिसिर यूं तो शांत स्वभाव के गंभीर व्यक्ति थे, लेकिन अपने गुरुदेव के अपमान और क्षोभ को देखकर उन्होंने चुपचाप कमर कसी। फिर तो मार्क्सवादी अश्वमेध का जो घोड़ा सबको रौंदता चला जा रहा था, एक दिन उसकी लगाम पकड़ ली गई। शास्त्रार्थ की कई परंपराएं शुरू हुईं। मशीनी नतीजे और जड़ आस्थाएं एक दूसरे से टकराने लगीं। एक तरफ कबीर, प्रेमचंद, निराला और मुक्तिबोध थे तो दूसरी ओर तुलसीदास, आचार्य शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी। जाहिलों और जातिवादियों का संगठन आरएसएस। सुबोध मिसिर जैसे ज़हीन, पढ़ाकू और संयमित व्यक्ति का संसर्ग पाकर नई जीवनी शक्ति से भर गया। अपनी वेशभूषा और रहन-सहन में वे शुद्ध रूप से देहाती थे। कुर्ता, पाजामा और चप्पल के अलावा कभी कभार उनके कंधे पर सफेद गमछा पड़ा होता था। अक्सर सामने वाला उन्हें देखकर धोखा खा जाता। सुरती खाने के अलावा और कोई व्यसन उन्हें छू न सका था। स्त्रियों के बारे में उनके वही विचार थे जो कवियों के बारे में प्लेटों के। कल्पनाओं के फितूर और वाहियात के सपनों में उनकी कोई रुचि न थी। उनका ज्यादातर समय पुस्तकालय में बीतता था और शाम को नियमित गुरुदेव आचार्य चूड़ामणि के दरबार में जाकर चरण स्पर्श करते। उन दिनों गुरुदेव का इकलौता श्रवण कुमार एमए अंतिम वर्ष हिंदी से कर रहा था। कभी फुर्सत में सुबोध मिसिर उसे घंटों पढ़ाया करते। उन्हें इस बात का मन ही मन अफसोस था कि गुरुदेव का पुत्र होनहार नहीं है, बल्कि एकदम मूर्ख और बोदा। वह बनारस विश्वविद्यालय का नवजागरण काल था। नए नए लेक्चरर, वृद्ध रीडर और प्रोफेसर से लेकर क्लर्क शर्माजी और चपरासी रामदीन तक, साले साली, बेटे, बहू, दामाद और जीजा जीजी तक हिंदी से एमए, पीएचडी कर रहे थे। परीक्षाओं से एक रात पहले पान की दुकानों पर पर्चे वितरित होने लगते। जिन्हें क्रमवार स्वर और व्यंजन का बोध नहीं था, वे पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़कर धड़ाधड़ प्रथम श्रेणी पास होते चले जा रहे थे। ग्लोबलाइजेशन से बहुत पहले ही एशिया का यह सबसे बड़ा विश्वविद्यालय गांव की शक्ल ले रहा था। पड़ोसी देशों से बड़ा बजट लेकर मानव संसाधन मंत्रालय, यूजीसी और सीएसआईआर का संचित खजाना यहां की गंदी नालियों में औंधे मुंह गिरा पड़ा था। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अध्यापक संघ का चुनाव होने वाला था। ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और कुर्मी अपनी अपनी दुकानें सजा रहे थे। उछलकूद, मारपीट और हाथापाई, इस युद्ध भूमि में सब कुछ जायज था। आचार्य चूड़ामणि राजपूत लॉबी के महत्वपूर्ण स्तंभ थे। गुंडा वाहिनियां उनका चरणरज लेकर धन्य हुआ करती थी। भारतीय संस्कृति और राष्ट्रवाद की भावना जगाने वाली एक संस्था के ब्राह्मण वर्चस्व को खत्म करके उन्होंने उसे अपने मातहत कर लिया था। आप सुन रहे हैं एक कहानी, नालंदा पर गिद्ध, लिखा है ए नए लेखक देवेंद्र ने। कुर्ता पाजामा पहनने वाले सुबोध मिसिर एक गरीब किसान के होनहार बेटे थे। बचपन में ही उन्होंने शतात्माओं के निर्वाणोपरांत जिस स्वर्गलोक की कल्पना कर रखी थी और जो उन्हें धवल रुई के बादलों पर सुनहले द्वीप की तरह तैरता हुआ दिखाई देता था, वहां जाकर उन्होंने देखा कि सारे देवतागण अनवरत आत्मर्ति के शिकार अपनी ही वासनाओं में हस्तमैथुन किए जा रहे हैं। चुनाव पूर्व अध्यापक संघ की मीटिंग चल रही थी। जाव जाव, काव काव, लोग क्या बोल रहे हैं? गोबर और गू में लिथड़े पड़े शब्दों की शक्ल खो गई है। अचानक कॉमर्स के एक मोटे मुस्टंड भूमिहार प्रोफेसर ने भौतिक विज्ञान के दूसरे कर्मी प्रोफेसर को उठाकर मंच पर ही दे पटका। लातों और घूसों के अनवरत प्रवाह में नीचे वाले ने ऊपर वाले का कान दांत से काट लिया। खून की धारा और चीख के बीच एक दारोगा ने डंडा फटकारा, आप लोग लड़कों को क्या पढ़ाओगे? उसने दोनों को धकियाकर एक दूसरे से अलग किया। बनारस विश्वविद्यालय का यह चलता फिरता यथार्थ पौराणिक आख्यान और मिथक कथाओं से भी ज्यादा अविश्वसनीय और लोमहर्षक था।
निरक्षरता और अज्ञानता के अंधेरे में डूबे गांवों के जो लोग शताब्दियों से एक ही अन्न खाते चले आ रहे हैं, और जो लोग धारासार बरसात की काली अंधेरी रात में सांपों, बिच्छुओं और गोहों से पटी पड़ी मेड़ पर भुकभुकाती लालटेनों के सहारे बचते बचाते फावड़ा लेकर नाली बांधने चले जा रहे हैं। जो लोग क्वार की जहरीली धूप में बैलों के साथ सिर झुकाए खेत जोत रहे हैं। जाड़े की ओस और ठंड में कांपते ठिठुरते जो लोग सिवान के निर्जन सन्नाटे में महीनों से सारी रात बैठकर सिर्फ बिजली की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन सारे लोगों के जीवन में जाति सूचक शब्द सत्ती मैया के चौरे की तरह निर्जीव कोने अंतड़े में पड़ा हुआ है। शादी, समारोह, तीज, त्योहार पर वे वहां चढ़ावा चढ़ाते और फिर भूल जाते। वही जाति सूचक शब्द सभ्यता और आधुनिकता का समारोह मनाने वाले विद्वानों की इस बस्ती का मूल मंत्र बना हुआ है। चारों ओर ब्राह्मण राजपूतों को, राजपूत कायस्थों और भूमिहारों को, भूमिहार कुर्मियों को गालियां दे रहे हैं। इस बार अध्यापक संघ के चुनाव में कुर्मी अपना पक्ष तय नहीं कर पाए। इधर मंदिर का महंत, जो विज्ञान संकाय का डीन भी है, उसने पूर्वांचल के सबसे बड़े माफिया डॉन, विधायक, नर हत्याओं के कुख्यात अपराधी और ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष की मदद से भूमिहारों से तालमेल कर लिया। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महामंत्री तीनों सीटों पर ब्राह्मण प्रत्याशियों की जीत से राजपूत लॉबी को लकवा मार गया। मंदिर के महंत के यहाँ मिठाइयों का दौर शाम से चल रहा था। भूमिहार विशेष रूप में आमंत्रित थे। विजयोल्लास के खखे गूंज रहे थे। उधर आचार्य चूड़ामणि के दरबार में एक लाश रखी हुई थी, इतिहास की लाश। सारे क्षत्रप शोकमग्न सिर झुकाए बैठे थे, पराजय और अपमान से आहत। किंकरत्व विमूढ़ संघ के नगर संचालक महातिम सिंह ने आर्य पराभव के मूल पर टिप्पणी की और फुसफुसाए, मुसलमानों से भी खतरनाक होते हैं ये संपोले। कुछ न कुछ जरूर करना पड़ेगा इस बार। वे लंबी सांस खींचकर उठे और शाम के धुंधलके में कहीं खो गए। ठीक रात के 12 बजे जब लोग महंत जी के यहाँ से लौटकर पान की दुकान पर खड़े हुए ही थे कि राजपूतों की गुंडावाहिनी ने हॉकी और लोहे की राडों से उन पर हमला कर दिया। इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि ब्राह्मणों के साथ कहीं कोई भूमिहार न पिट जाए, वरना यह समीकरण स्थायी होकर दूर तक नुकसान करेगा। थोड़ी देर बाद गुंडों की तलाश में पुलिस और पीएसी का भारी जत्था हॉस्टल में घुसा। उस समय सारी घटना से बेखबर लड़कों की समझ में कुछ नहीं आया। पीएसी जब छात्रावासों में जाती है तो उसका ध्यान घड़ी, पर्स और रुपए पैसों पर ज्यादा होता है। लड़कों ने जिंदाबाद मुर्दाबाद करना शुरू किया। लाठी चार्ज होने लगा। शहर कोतवाल ब्राह्मण था। जिले का सीजेएम भी ब्राह्मण था, और वह भी जो होना चाहता था किसी गली का शोधा, किसी नुक्कड़ का गुंडा या किसी थाने का दारोगा, लेकिन दुर्भाग्य से प्रोफेसर बना, चीफ प्रॉक्टर भी ब्राह्मण था। वह गुस्से से थरथर कांपते हुए पीएसी वालों को ललकार रहा था। एक जवान के सिर पर पत्थर लगा। उसने दौड़ाकर लड़के को पकड़ा और तिमंजिले पर ले जाकर सीधे उठाया और नीचे फेंक दिया। महीने भर बाद होने वाले छात्र संघ के चुनाव में सारा समीकरण बदलने लगा। वामपंथी प्रत्याशी विजयानंद शाही मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा का सशक्त दावेदार बनकर उभर रहा था। पिता भ्रष्टाचार के मामले में सस्पेंड, सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर थे। शहर में मकान था, पैसे की चिंता नहीं थी। आचार्य चूड़ामणि ने सोचा कि विचारधाराएं तो परिवर्तनशील होती हैं, उम्र और परिस्थिति से निर्धारित। मूल सत्य तो जाती है आरएसएस की। राजपूत और भूमिहार लॉबी ने विद्यार्थी परिषद के शिवानंद ओझा के खिलाफ अध्यक्ष पद पर शाही का समर्थन कर दिया। वामपंथ की शानदार विजय दर्ज हुई। उसी पैनल का दूसरा हरिजन प्रत्याशी मात्र 85 वोट पाकर वीरान और बेजान पसरी सड़क पर अकेले क्रांतिवाद जिंदाबाद चिल्लाता चला जा रहा था। जब थक गया और मुंह से झाग आने लगा तो जगजीवन राम छात्रावास के अपने कमरे में जाकर भूखे पेट सो गया। आप सुन रहे हैं ये कहानी
नालंदा पर गिद्ध लिखा है ए नए लेखक देवेंद्र ने। उस समय आचार्य चूड़ामणि के रिटायर होने में 2 वर्ष और बाकी थे। इसलिए जब उनको माइल्ड हार्ट अटैक हुआ तो लोगों ने उसकी तरह तरह की व्याख्या की। किसी ने बताया कि दरअसल यह हार्ट अटैक महज एक नाटक है। अध्यापक संघ के चुनाव के बाद जिन ब्राह्मण प्रोफेसरों को मारा गया है, उसके लिए कुलपति ने हाईकोर्ट के एक रिटायर जज से जांच शुरू करा दी है। वह उसी जांच समिति से बचने का बहाना है। यह बात सच है या नहीं? लेकिन यह जरूर है कि हफ्ते भर पहले जब इस जांच समिति की घोषणा की गई थी तो आचार्य चूड़ामणि की प्रतिक्रिया यही थी कि कुलपति ब्राह्मण, हाई कोर्ट का रिटायर जज ब्राह्मण, इसमें जांच कराने से क्या? एक तरफ फैसला होगा। इसमें होगा क्या गुरुदेव? पास बैठे एक लड़के ने, जो विश्वविद्यालय में ठेके लेता है, पूछा। आचार्य चूड़ामणि मुस्कुराए, एक रजिस्टर गंदा होगा। जज साहब रिटायर हो चुके हैं। 10-20 बार एसी का किराया और भोजन पानी का कुछ पैसा मिल जाएगा। मसंद पर थोड़ा उठकर उन्होंने दीवान के नीचे से पीकदान खींचा और कंठ तक भर आई घृणा को पिच से थूक दिया। कुछ लोग इस हार्ट अटैक की व्याख्या बिल्कुल दूसरे ढंग से कर रहे थे। उन लोगों का कहना था कि हृदयहीन लोगों को हार्ट अटैक कैसे हो सकता है। हो न हो, यह भदैनी की उस हवेली को हारने का दुख है जिसमें 25 रुपया किराया देकर आचार्य पिछले 35 सालों से रह रहे हैं। उनका अपना मकान PWD विभाग के बतौर ऑफिस 18,000 रुपए किराया पर उठा है। अब अगर उन्हें अपने मकान में जाना पड़ा तो हर महीने 18,000 रुपए का घाटा। हालांकि इस बात में भी कुछ दम नहीं है, क्योंकि आचार्य के खिलाफ फैसला सिर्फ निचली अदालत से हुआ है। ऊपर की अदालत ने स्टे दे दिया है, इसके बाद तो हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट। तब तक आचार्य 3 पीढ़ियां इसमें गुजर जाएंगी। इन सब बातों के अलावा कुछ लोग जो ज्यादा ही कृतघ्न बुद्धि के होते हैं और बेवजह हर समय हर किसी की दीवार में छेद करके वहीं 24 घंटे आंख गड़ाए रहते हैं। हर छोटी बड़ी घटना में जो लोग पुत्रों, बहुओं और बेटियों को खींच लाते हैं, उन सबका कहना था कि रिटायरमेंट नजदीक है। बेटा MA में है। कुलपति पिछले 10 सालों से विश्वविद्यालय के रुके इंटरव्यू को रात दिन कराने के लिए आमादा है। अगर इस समय इंटरव्यू हो गया तो मेरे श्रवण कुमार का क्या होगा? फिर तो अगले 10 साल तक इंटरव्यू नहीं होगा। दरअसल यह हार्ट अटैक श्रवण कुमार की चिंता से है। ले देकर यही बात सत्य के ज्यादा करीब हो सकती थी, क्योंकि अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में भर्ती आचार्य को जैसे ही यह बात पता लगी कि विभाग में इंटरव्यू की तारीख तय हो गई है, उन्होंने डॉक्टर के मना करने के बावजूद अपने को पूर्णतया स्वस्थ घोषित किया और रिक्शा पकड़कर सीधे विभाग के लिए चल पड़े। उस दिन विभाग में अफरा-तफरी मची थी। लोग अनुमान लगा रहे थे कि अभी तो आचार्य चूड़ामणि हार्ट अटैक के मरीज होकर अस्पताल में भर्ती हैं, इसलिए नंबर 2 के रीडर आचार्य भवेश पांडे जी अध्यक्ष की हैसियत से इंटरव्यू बोर्ड में बैठेंगे। लेकिन वे कैसे बैठ सकते हैं? किसी ने शंका जाहिर की। वे तो खुद ही प्रोफेसर पद के प्रत्याशी हैं और दूसरे उनकी पुत्रवधू लेक्चरशिप के लिए एप्लीकेंट है। दूसरे ने प्रतिवाद किया, हो सकता है वे रीडर वाले इंटरव्यू बोर्ड में बैठे। विभाग में ज्यादातर नए लेक्चरर जो दिन में 2 बजे आते और विभाग से दूसरे की डाक उठाकर चुपचाप चले जाते, वे सारे लोग आज सुबह 10 बजे से ही आने शुरू हो गए थे। भवेश पांडे के आसपास जमा ये लोग उनके मुफलर और टोपी और सुंदर स्वास्थ्य के बारे में बातें कर रहे थे। भवेश पांडे उस समय आचार्य चूड़ामणि के हार्ट अटैक, इंटरव्यू का घोषित होना आदि कई ईश्वरीय चमत्कारों पर अभिभूत गुरु गंभीर मुद्रा बनाकर खड़े थे। रीडर के प्रत्याशी एक लेक्चरर ने कहा, गुरुदेव, आपने MA में जो कामायनी की व्याख्या पढ़ाई थी वह तो आज तक नहीं भूलती। पांडे जी मुस्कुराए, अरे भाई, मैं तो 20 सालों से उद्धव शतक ही पढ़ा रहा हूं।
लोग हंस पड़े। आप सुन रहे हैं ये कहानी नालंदा पर गिद्ध, लिखा है ए नए लेखक देवेंद्र ने। 15 दिन से सूरज नहीं निकला। पांडेय जी ने मौसम पर टिप्पणी की। डीन सिन्हा जी के घर जाना है। अपने भविष्य से आशंकित वह सड़क की ओर देख रहे थे। आजकल ठंड के मारे रिक्शे भी नहीं निकलते। कॉमर्स विभाग के सामने 2 लड़कियां रिक्शे से उतर रही थीं। हम अभी रिक्शा ला रहे हैं सर। चपरासी रामदीन हाथ बांधे देख रहा है। 3 लेक्चरर रिक्शे वाले को बुलाने के लिए दौड़ पड़े। ठीक उसी समय क्लर्क शर्मा जी ने चहककर इशारा किया, उधर सामने रिक्शा आ रहा है। सब लोगों ने देखा, धोती और कुर्ता, कुर्ते पर बंद गले की कोट, सिर पर फर की टोपी और कंधे पर कश्मीरी शाल। आचार्य चूड़ामणि रिक्शे पर चले आ रहे थे। अब तक जो लोग पांडेय जी को घेर कर खड़े थे उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। किसी को बहुत जोर की पेशाब लगी तो किसी को ऊपर विभाग में काम पड़ गया। जो 3 लेक्चरर कॉमर्स विभाग की ओर गए थे वे रिक्शे वाले को वहीं छोड़कर कैफेटेरिया में घुस गए। मैदान में अकेले खड़े रह गए भवेश पांडे। बाघ के सामने सहमी नीलगाय। वह रिक्शे पर बैठे आचार्य को देख रहे थे जैसे कोई कालपुरुष चला आ रहा हो। क्या बात है पांडे जी? चूड़ामणि ने रिक्शे से उतरते हुए पूछा। आप लोग क्लास छोड़कर यहां खड़े हैं? आपका स्वास्थ्य कैसा है सर? पांडे जी ने पूछा और सफाई दी। डीन सिन्हा जी ने सारे विभागाध्यक्षों की मीटिंग बुला रखी है, वहीं जा रहा था। आप नहीं थे सर, मुझे बहुत चिंता थी। सिन्हा को और कोई काम नहीं रह गया है। बैठे बैठे राजनीति छांटता है। आपको वहां जाना है, जाइए अपना क्लास लीजिए। चूड़ामणि जी ने हिकारत से कहा, क्या मवेशी खाना बना रखा है विभाग को? उन्होंने शर्मा जी को बुलाकर कहा, वहां से लड़कों को हटाइए और कहिए अपने अपने क्लास में जाए। और सुनिए, आप डीन ऑफिस चले जाइए, मीटिंग का एजेंडा ले आइए और बता दीजिएगा कि यहां सबकी व्यस्तताएं हैं। समय पूछकर मीटिंग रखा करें। सर, सुना है कि इंटरव्यू होने वाला है, शर्मा ने बताया। जैसे सुस्वादु भोजन के बीच दांतों में काई कंकड़ फंस जाए, सारा जायका खराब। बुरा सा मुंह बनाकर चूड़ामणि जी ने शर्मा को देखा। कैसा इंटरव्यू? सर, यहां सारे अध्यापक सुबह से ही पांडे जी को घेर रखे हैं। हफ्ते भर से कोई क्लास नहीं। सुना है डीन ने पांडे जी को प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष बनाने का आश्वासन दे रखा है। शर्मा विभाग में आचार्य चूड़ामणि जी का खास आदमी है। तब तक एक लड़का आया। उसके साथ विश्वविद्यालय छात्र संघ के भूतपूर्व अध्यक्ष और अब RSS के प्रांतीय संयोजक समर सिंह भी थे। दोनों ने आचार्य का चरण स्पर्श किया। कहिए, संगठन का काम कैसा चल रहा है? आचार्य ने पूछा। वहां तो ठीक है सर, लेकिन आप लोगों ने कम्युनिस्ट, वह भी नक्सलाइट प्रत्याशी को जीत जाने दिया। समर सिंह ने चिंता जाहिर की। तो क्या करते? यहां बाभन जिता देते। हम बचे रहेंगे तभी विचारधाराएं रहेंगी। चूड़ामणि जी ने उनकी बात को कोई तवज्जो न देते हुए पूछा, कहिए, कोई काम है? सर, इनका PhD में रजिस्ट्रेशन कराना है। समर सिंह ने साथ वाले लड़के की ओर इशारा किया। आपने और किसी से बात नहीं की? आचार्य रजिस्ट्रेशन फॉर्म को पढ़ रहे थे। विषय हिंदी कवियों का औषधि ज्ञान। इस विषय का क्या मतलब? उन्होंने लड़के से पूछा। सर, आयुर्वेद विभाग में शोध के लिए स्कॉलरशिप है, आप चाहेंगे तो मिल जाएगी। लड़का मुस्कुरा रहा था। होशियार लग रहे हो। क्या नाम है? प्रताप सिंह सर। सिंह? आचार्य ने देखा, 6 फुट का शरीर, स्वास्थ्य अच्छा है। मुस्कुराए, कुर्मी तो नहीं हो? नहीं सर, खांटी बलिया का हूं। आचार्य ने फॉर्म पर हस्ताक्षर कर दिए।
ऊपर विभागाध्यक्ष का कमरा झाड़ पोंछकर साफ कर दिया गया। आचार्य चूड़ामणि ने उन लोगों को विदा किया और ऊपर जाकर कुर्सी पर बैठे। सिंहपीठ पर सिंह ही शोभा देता है। क्लर्क शर्मा जी डाक लेकर आ गए थे और बता रहे थे, पांडे तो इस पर बैठकर चारों ओर नाचता और लिबिर लिबिर करता है। शर्मा जी, आपको कुछ पता है इंटरव्यू की तारीख क्या है? और सुनिए, पहले दरवाजा बंद कीजिए। आचार्य ने आज्ञा दी। भीतर ही भीतर मंत्रणा हुई। उन्होंने किसी को फोन किया। इंटरव्यू से 2 दिन पहले स्टे ऑर्डर के लिए आश्वस्त हो गए। शर्मा जी उन्हें मुग्ध नायिका की तरह देखकर मुस्कुराए। आचार्य का ठहाका गूंज उठा। बाहर कुछ अध्यापक कान रोपे रेंग रहे थे। कमरे से निकल रहे शर्मा जी को उन्होंने दंडवत किया। आचार्य की तबीयत कैसी है शर्मा जी? आप सुन रहे हैं कहानी नालंदा पर गिद्ध, लिखा है ए नए लेखक देवेंद्र ने। कोड़ में खाजा, जाड़े में बारिश, माहौल गर्म है। कान और मुंह मुफलर से बांधे प्रेत अपनी अपनी कब्रों से बाहर निकल आए हैं। सुबोध मिसिर ने महसूस किया कि जिन वामपंथियों से उनका हुक्का पानी बंद था, उनसे भी नमस्कार बंदगी होने लगी है। फिजाएं रंग बदल रही हैं। हवाओं में हिंदी विभाग का इंटरव्यू गूंज रहा है। सहअस्तित्व और समागम के इस दौर में वे आचार्य तक पहुंचने की मजबूत सीढ़ी बन सकते हैं। वामपंथी विचारों वाले राय साहब के साड़ू की मौसी के बड़े वाले दामाद की छोटी वाली बिटिया उसी गांव में ब्याही गई है जहां डीन सिन्हा जी की ननिहाल है। वे उधर से आश्वस्त हैं। लेकिन इस चूड़ामणि का कोई भरोसा नहीं। जाति पहली शर्त है, लेकिन सुबोध मिसिर को तो दत्तक पुत्र की तरह मानता है। अब अपना काम तो प्रयास करना है। वे सुबोध मिसिर को बता रहे थे, आप ध्यान दें तो पाएंगे कि हमारी भारतीय संस्कृति में वाद विवाद की लंबी परंपरा रही है। आचार्यों का अपने शिष्यों तक से वाद विवाद होता रहा है। गार्गी और याज्ञवल्क्य की परंपरा वाले इस देश ने विरोधी विचारों को व्यक्तिगत हितहित, लाभ हानि, जीवन मरण से ऊपर उठकर सम्मान दिया है। अब देखिए तो एक तरह से यह पूरा विभाग आचार्य जी का ही पाला पोसा हुआ है। उनके सोचने का अपना ढंग है। और मैं तो कहता हूं कि उसकी एक बहुत लंबी और समृद्ध परंपरा रही है। जहां तक उनके निजी व्यक्तित्व का प्रश्न है, तो मैं तो हमेशा से कहता रहा हूं, इस इंटरव्यू में राय साहब का भतीजा लेक्चरर और वे खुद रीडर पद के प्रत्याशी हैं। अच्छा तो मैं चल रहा हूं, उन्होंने सुबोध मिसिर से कहा। आप उनके खास और योग्य विद्यार्थी हैं। अरे भाई, अब तक आपको अपनी थीसिस पूरी कर लेनी चाहिए थी। खैर, अभी तो जो लोग रीडर हो जाएंगे, उनकी और कई जगहें खाली होंगी। आप गुरुदेव को मेरा प्रणाम कह दीजिएगा। नीची बाग के चौधरी प्रकाशन से चले आ रहे उपाध्याय जी ने अपनी खटारा साइकिल पर पैंडल मारते हुए सोचा कि यह तो रिक्शे से भी भारी चल रही है। विभाग तक पहुंचने में पसीने पसीने हो रहे थे। सांस दमा के मरीज की तरह चल रही है। जाते हुए राय साहब को देखकर उन्होंने भद्दी सी गाली दी और सुबोध मिसिर के पास रुककर बोले, एक तो भूइंहार, दूसरे जनवादी। का कह रहा था हो सुबोध? अभी कल तक तो चूड़ामणि जी को गाली देता था। क्लास में लड़कों से कहता था कि उपन्यास के विकास में प्रेमचंद और यशपाल के साथ गुलशन नंदा और राणू का नाम लिख रखा है। भूइंहारी छांटता है। ससुर कुछ तुम भी तो लिखो, कि बस मुक्तिबोध का गू चाटते रहोगे। उन्होंने घुणा से थूका और मतलब की बात करने लगे। संत साहित्य का सामाजिक योगदान, मेरी पुस्तक परसों तक छपकर आ जाएगी। और कातर हंसी हंसते हुए बताने लगे, सारा पैसा मकान बनवाने में लग गया था। बहू का मंगलसूत्र 5,000 में बेचकर यह किताब छपवा रहा हूं। चिंता के मारे नींद नहीं आती। 3 रात जाकर सोचता रहा। आज जाकर फाइनल किया। मैंने यह पुस्तक आचार्य जी की पत्नी को समर्पित कर दिया है। आगे भगवान की मर्जी। प्रकाशक साले तो लूट रहे हैं। कागज और छपाई का सारा पैसा देना पड़ा है। शांतिकाल के 20 वर्षों में इस विभाग से सिर्फ 3 पुस्तकों का प्रकाशन हुआ था।
इंटरव्यू घोषित होने के बाद से यह 45वीं पुस्तक की सूचना थी। जनार्दन प्रसाद ने अपने कई शेयर जल्दी जल्दी बेचे, एनएससी की रकम भुनाई। वे प्रोफेसर पद के प्रत्याशी हैं। ऐसा सुना जाता है कि उनके मकान के भीतर एक बहुत बड़ा हॉल है, जहां अक्सर उनके स्टूडेंट्स दूसरे विश्वविद्यालयों से आई कापियां जांचते रहते हैं। वहीं बैठकर आजकल 5 विद्यार्थी रात दिन पुस्तकें तैयार कर रहे हैं। पुस्तकालय की किताबों के पन्ने नोच नोच कर भारतीय काव्यशास्त्र, समकालीन साहित्य की भूमिका, रीतिकाल का कलात्मक योगदान आदि आदि ग्रंथ तैयार किए जा रहे हैं। कबीरपंथी गुह्य साधना और उलट बांसी के मर्मज्ञ रीडर आचार्य महादेव मुनि ने देखा कि पशु चिकित्सालय के गर्भाधान केंद्र पर भीड़ लगी है। बनियान और तहमत लपेटे एक हट्टा कट्टा आदमी गाय के नवजात बछड़े का कान पकड़े पुचकारता चला जा रहा है। उन्होंने आंखों पर जोर लगाकर देखा, लग रहा है रम करना है। दोनों में ननद और भौजाई का रिश्ता। उन्होंने पुकार लगाई, पड़वे के साथ कहां जा रहे हो? सुबह सुबह बहिर बकलोल ने टोका, कैसे बीतेगा पूरा दिन? उन्होंने जवाब दिया, काम तो पहले ही गायब था। अंधे भी हो गए क्या? ससुर बछड़े को पड़वा बोल रहे हो? मैं तुमसे नहीं, बछड़े से पूछ रहा हूं, कबीरपंथी आचार्य ने रामकरण से कहा। आप सुन रहे द कहानी नालंदा पर गिद्ध पार्ट 1, लिखा है नए लेखक देवेंद्र ने। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ ही कहानियां ओल्ड एंड क्लासिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलूंगा अगली कहानी लेकर। नमस्कार, जय हिंद।